दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मोहिनी जो थी तो काफी सुंदर, पर उसकी हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसा कह सकते हैं कि वो लड़कों को अपने जाल में फंसाया करती और उनको लूटकर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती। पर सवाल ये उठता है कि वो लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर वहां से चली तो जाती, पर क्या वो लड़के मोहिनी को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करते थे? आइए जानते हैं। मोहिनी एक बड़े से शहर में अपनी बीमार माँ शांति के साथ रहा करती। शांति अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी मोहिनी अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ के पास बैठकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाऊंगी। और हाँ, आप फिक्र मत करना, कांता आंटी आ गई है ना, वो आपकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगी। इतना बोलकर मोहिनी अपनी माँ के माथे पर चूमती है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद मोहिनी अपने हाथ में एक नकली आईडी कार्ड लिए खुद से बोलती है, मैं आ रही हूँ। इतना बोलकर मोहिनी अपने सामान को उठाती है और दूसरे शहर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद मोहिनी दूसरे शहर में आ जाती है और एक रोड पर खड़ी एक लड़के से लिफ्ट मांगती है। एक्सक्यूज मी, वो दरअसल मैं यहाँ पर नहीं हूँ, इसलिए अगर आप मुझे यहाँ किसी होटल के बारे में बता दें तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक होटल तक ड्रॉप कर देता हूँ। मुस्कुराती हुई मोहिनी अपने सामान के साथ उस लड़के की कार में बैठ जाती है। जिसके बाद मोहिनी कुछ देर तो शांत रहती है, पर थोड़ी देर बाद वो अपना हाथ आगे कर उसको हाय करती है। हाय, मेरा नाम नेहा है, और आप? मैं वीर हूँ और सॉरी, मैं हाथ मिलाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मोहिनी ने खुद का नाम, खुद की पहचान बदल ली थी। साथ ही वो एक मामूली और सीधी सादी लड़की बनकर उसकी कार में बैठ जाती है। कुछ ही देर में एक होटल आ जाता है। मैडम, आपका होटल आ गया। मोहिनी उर्फ नेहा बिना कुछ बोले उसकी कार से उतर जाती है और होटल में चेक इन कर लेती है। अपने रूम में जाने के बाद मोहिनी खुद का फोन बेड पर पटकते हुए बोलती है, शिट, इसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। जब तक मैं किसी को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी नहीं, तब तक मेरा काम कैसे चलेगा? मोहिनी, कुछ तो सोच, अगर यही हाल रहा ना तो तू पैसे कैसे कमाएगी? मोहिनी खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है। खुद के फोन पर अननोन नंबर का कॉल आता देख मोहिनी अब अपना फोन उठाती है और बोलती है, हेलो, कौन? मैं वीर, आज आपने मुझसे लिफ्ट मांगी थी ना? ओ हाँ जी, बोलिए। वो एक्चुअली आपका पर्स मेरी कार में रह गया था। मैंने जब पर्स खोल कर देखा तो उसमें आपका कार्ड था, इसलिए मैंने कॉल कर दिया। हाँ, तो आप बताइए कि मैं कब आऊँ आपसे अपना पर्स लेने के लिए? शाम को ही आ जाओ, मैं आपके होटल के बाहर ही आपको मिलूंगा। नहीं नहीं, होटल के बाहर ऐसे ही मिलना सही नहीं है। आप मुझे किसी रेस्टोरेंट के बारे में बता दीजिए, मैं सीधा वहीं आ जाऊंगी। अब क्या था, वीर मोहिनी को एक रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। साथ ही वो उस रेस्टोरेंट का एड्रेस भी देता है। शाम को अब मोहिनी उस रेस्टोरेंट में जाती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बैठकर काफी बातें करते हैं। समय गुजरता है और समय के साथ उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। साथ ही अब मोहिनी उर्फ नेहा अब होटल में ना रहकर वीर के घर में रहने लगती है। समय का पहिया यूं ही चलता है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी वीर के साथ उसकी बाहों में बैठी थी। तभी मोहिनी वीर से बोलती है, वीर, हमें मिले हुए अब समय हो चुका है, हम शादी कब करेंगे? नेहा, शादी को बहुत समय है, अभी रुको जरा। वीर, कहीं तुम भी और लड़कों की तरह मेरा यूज करने के लिए तो? हे भगवान, मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। तुम गलत समझ रही हो नेहा, मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। हाँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। रहने दो वीर, मैं सब समझ गई हूँ कि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते हो। तुम भी और लड़कों के जैसे हो ना, इसीलिए। मोहिनी उर्फ नेहा की बात सुनकर वीर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वीर मंदिर में जाकर सिंदूर लेकर आता है और उसकी मांग में भर देता है। ये देखकर मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहीं वीर उससे बोलता है, देखो, आज मैंने अपने प्यार को साबित कर दिखाया, अब हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ वीर, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो।
आज से हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग एक अटूट बंधन में बंध गए हैं ना। इतना बोलकर मोहिनी वीर को गले लगा लेती है। मोहिनी आज बेहद खुश थी, बस इसलिए आज वो बिल्कुल दुल्हन के जैसे तैयार होके वीर के कमरे में बैठ जाती है। अब रात को जब वीर अपने कमरे में आता है तब मोहिनी को शादी के जोड़े में बिल्कुल नई नवेली दुल्हन बना देखकर उसके पास आता है और उसका हाथ थामकर उससे बोलता है, तुम दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही हो। मन तो कर रहा है कि बस तुम्हें निहारता रहूं। हाँ वीर, तुम बस मुझे निहारते रहो, पर मुझे निहारने से पहले तुम्हें मेरे हाथों का दूध पीना होगा। पहली रात की रस्म होती है। यहाँ भले ही मेरी सास न हो, लेकिन थोड़ी बहुत रस्में तो मुझे भी पता है। मोहिनी अब मुस्कुराते हुए किचन में जाती है और गिलास में दूध निकालती है। गिलास में दूध निकालने के बाद मोहिनी उस दूध में एक पाउडर मिला देती है और वो दूध वीर के पास ले जाकर उसको पिला देती है। जैसे ही वीर वो दूध पीता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। बस उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर मोहिनी उसके घर के सभी पैसे जेवरात लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। और अगली सुबह जब वीर की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को मोहिनी उर्फ नेहा के हाथों बर्बाद देखकर खुद का सर पकड़ लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहिनी अपने नए शिकार के लिए निकल जाती है। मोहिनी ठीक उसी तरह दूसरे शहर में भी एक अनजान लड़की बनकर एक बार फिर अपने जाल में एक लड़के को फंसाती है और उसको भी लूट कर भाग जाती है। अब इसी तरह मोहिनी लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें लूट लिया करती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, पर यह सिलसिला ऐसे ही चलेगा। आइए देखते हैं। एक दिन मोहिनी बस स्टैंड पर खड़ी एक लड़के जिसका नाम रोहित था उस पर डोरे डाल रही थी। तभी रोहित उसको देखकर उससे बोलता है, क्यों मैडम, आपके घर में भाई बाप नहीं है क्या जो आप मुझ पर डोरे डाल रही हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो भला? मैं तुम पर डोरे क्यों डालूंगी? मैं एक लड़की हूँ, जरा सोच समझ कर तो बोला करो। माफ करना मैडम, वो दरअसल आपकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी ना, इसलिए अब मैंने आपको ये बात तभी कही। मुझे भी माफ कर देना, पर मेरे पीछे कुछ लड़के पड़े हुए थे, बस इसीलिए मैं आपके पास आ रही थी, लेकिन आपने तो मुझे सीधा फटकार लगा दी। रोहित एक पुलिस वाला था, पर इस बार अनजान मोहिनी उससे बातचीत करने लगती है। समय बीतता है और बातचीत करते करते मोहिनी उस लड़के के बेहद करीब आ जाती है। मोहिनी इस बार भी हर लड़के की तरह रोहित को भी लूटने आई थी, पर वो रोहित को लूट नहीं पाती और खुद ही रोहित से प्यार कर बैठती है। ऐसा कह सकते हैं कि मोहिनी को पहली बार किसी से प्यार हुआ था। अब इसलिए वो उसको खोना नहीं चाहती थी। मोहिनी उसके लिए हर वो काम करती जो उसको पता होते। ऐसे ही एक दिन मोहिनी रोहित के पास आती है और उससे बोलती है, रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? नहीं। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? इसका मतलब तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? हाँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अरे तुम्हारे साथ तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि एक फ्रॉड लड़की से भला कौन प्यार करेगा? फ्रॉड? हाँ, फ्रॉड। तुम्हें क्या लगा कि मुझे सच के बारे में कुछ नहीं पता? अरे मुझे सब पता है मोहिनी, किस तरह से तुम लड़कों को फंसाती हो और उनको लूट कर भाग जाती हो। पर इस बार तुम्हारा पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि मैं कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि एक पुलिस वाला हूँ, और तुम्हें पकड़ने के लिए इस बार मैंने अपना जाल फंसाया था। अब सब कुछ सच बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया है। अगर तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो क्या पता तुम्हारी सजा कम हो जाए। हाँ, मैं लड़कों को फंसाती हूँ और उन्हें लूट कर भाग जाती हूँ, पर इसके पीछे भी एक कारण है। वो मेरी माँ है ना, मेरी माँ को कैंसर है और उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। मैं नौकरी से पैसे नहीं कमा सकती, इसीलिए मैंने लड़कों को फंसाकर उन्हें लूटना शुरू कर दिया। पर इस बार मेरा तुम्हें लूटने का कोई इरादा नहीं था। इस बार मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ मैं अपना एक सुखी परिवार बनाऊंगी, पर सब खत्म हो गया। अब सुखी परिवार जेल से निकल कर बसाना, तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना बोलकर रोहित उसको अरेस्ट कर लेता है। शिखा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर टहल रही थी कि तभी विक्की नाम का लड़का शिखा को दिखता है और शिखा को देखकर उसके दिल और दिमाग में घंटियां बजनी शुरू होती है। विक्की शिखा का रास्ता रोकते हुए शिखा से कहता है, हे जाने मन, तुम्हारा नाम क्या है? क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? क्यों? मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं? कौन हो तुम और तुम होते कौन हो मेरा नाम पूछने वाले? मैं तुम्हारा चाहने वाला,
यार अब बस भी करो और अपना नाम भी बता दो। शिखा उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे की तरफ जाती है कि तभी विक्की उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। ये देखकर शिखा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और शिखा विक्की को गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है। थप्पड़ की आवाज पूरे कॉलेज में गूंज उठती है। साथ ही विक्की का कान भी झन्ना जाता है। विक्की उसको कुछ बोल पाता कि तभी शिखा विक्की से कहती है, आगे से अगर किसी लड़की के साथ बदतमीजी या किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश की तो इस जोरदार तमाचे को याद कर लेना, क्योंकि मैं तो क्या, मेरे जैसी कोई भी लड़की तुम जैसे बदतमीज और बिगड़े हुए लड़के को अपना नाम तो क्या, अपने आगे पीछे भी नहीं घूमने देगी। विक्की उसको कुछ बोल पाता कि तभी शिखा वहाँ से चलती बनती है और विक्की के पास विक्की के कुछ दोस्त आते हैं जो विक्की से कहते हैं, अरे विक्की, तू भी पता नहीं कौन सी लड़की के पीछे पड़ रहा है। अरे इस कॉलेज में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और तू है कि उस बहन जी के पीछे भाग रहा है। रंजू, इसने विकी भानुशाली को थप्पड़ मारा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और रही और लड़कियों की बात तो तुम देखना, अब तो मैं इसको ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। अरे आखिर तू क्यों पड़ा है उसके पीछे? प्यार सब करवाता है मेरी जाने मन। क्या प्यार, वो भी तू? यार विक्की, कैसी बात करता है तू? अरे बात भी ऐसी किया करना जो हजम हो। नहीं रंजू, अब इसको मेरा प्यार ही मेरे पास खींच कर लाएगा, देखना तुम, इसको थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। अब क्या था, विक्की अब हर रोज कॉलेज आता लेकिन शिखा से बात नहीं करता। ऐसे ही एक दिन की बात है, शिखा अपनी बुक्स को लेकर अपनी क्लास में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर विक्की आता है और उससे कहता है, हेलो मिस। उसको देखकर शिखा का पारा बढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, तुम फिर यहाँ? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी शिकायत मैं प्रिंसिपल से कर दूंगी। इतना कहकर शिखा वहाँ से जाने लगती है कि तभी विक्की क्लासरूम का दरवाजा बंद कर देता है और उसके सामने अपने दोनों कानों को पकड़कर उठक बैठक करते हुए कहता है, शिखा, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी थी, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी बात सुनकर अब शिखा शांत हो जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। ये देखकर विक्की बोलता है, तुमने मुझे माफ किया? अरे वाह, अब तो जब तुमने मुझे माफ कर ही दिया तो क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हम अब दोस्त हुए। इस तरह विक्की वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो एक बार फिर पीछे मुड़कर उससे कहता है, वैसे आज शाम को हम कैफे कॉफी मिले? श्योर। इतना कहकर अब विक्की उसकी क्लासरूम से जाने लगता है कि तभी एक बार फिर दरवाजा खोलते हुए वो शिखा से बोलता है, अच्छा सुनो। अब क्या हुआ? वो दरअसल मुझे नाम नहीं पता, इसीलिए यार अब तो अपना नाम बता दो। अच्छा बाबा ठीक है, शिखा, शिखा नाम है मेरा। उसका नाम जानने के बाद अब विक्की वहाँ से चला जाता है तो वहीं अब शिखा के चेहरे पर मुस्कुराहट रह जाती है और अब शाम के समय शिखा विक्की से कॉफी शॉप पर मिलने जाती है। फिर क्या था, जैसे ही शिखा और विक्की उस कैफे में जाते हैं वैसे ही उनके ऊपर फूलों की बरसात होती है। ये देखकर शिखा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आती है और वो खुशी से विक्की को कहती है, विक्की ये क्या है? ये बस छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से, हम अभी नए दोस्त बने हैं ना, इसीलिए। क्या? विक्की इतना करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? छोड़ो इन सब बातों को, आओ बैठो मिस। शिखा अब चेयर पर बैठती है, जिसके बाद दोनों अपना समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। देखते देखते अब समय गुजरने लगता है, साथ ही शिखा को विक्की से प्यार हो जाता है। यूं ही एक दिन शिखा अपनी दोस्त नीतू से कहती है, यार नीतू, विक्की कितना अच्छा लड़का है ना। शिखा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? पता नहीं यार, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मुझे अब हर वक्त विक्की और विक्की ही दिखाई देता है। मुझे उसके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। मे बी आई एम इन लव विद विक्की। तू पागल है क्या? तू जानती नहीं वो बिगड़ा रही ज्यादा कितना घटिया है। नहीं नीतू, हम लोग गलत थे, वो तो एक भला और एक नेक इंसान है। जो मर्जी है कर, मुझे क्या। अब क्या था, नीतू वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वहाँ पर विक्की आता है, जिसके बाद वो घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से रिंग की डब्बी को खोलते हुए शिखा को प्रपोज करते हुए कहता है, शिखा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी लाइफलाइन बनोगी? शिखा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
और वो खुशी में हाँ कर देती है। जिसके बाद अब विक्की उसे रिंग पहनाता है और अपने सीने से लगाता है। ऐसे ही अब समय गुजरने लगता है और एक दिन शिखा का बर्थडे आता है, जिसके बाद अब विक्की सबको शाम पे पार्टी देता है। सभी पार्टी एंजॉय करके डांस कर रहे थे। उस डांस ग्रुप में विक्की भी था। अब विक्की शिखा का हाथ पकड़कर उसको भी डांस करवाता है। डांस के दौरान विक्की शिखा के हाथों को अपने हाथों से सहलाता है और उसके कंधे पर अपना चेहरा रखता है। ये देखकर शिखा को थोड़ा अजीब सा फील होता है। वो उसे खुद से दूर करती है और जाकर जूस पीने लगती है। जैसे ही वो जूस पीती है, वैसे ही उसे चक्कर आते हैं और उसको देखकर विक्की उसे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है और उसके करीब आने लगता है। लेकिन नशे में होने के बावजूद शिखा उससे खुद से दूर करते हुए कहती है, विक्की, ये सब ठीक नहीं है, मुझसे दूर रहो। शिखा विक्की से ये सब कुछ बोल रही थी, लेकिन विक्की उसकी एक नहीं सुनता और उसके करीब आ जाता है। वो रात मानो शिखा के ऊपर कहर बरसाने वाली थी। एक तरफ तो शिखा के नाम से पार्टी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिखा की वो रात उसके लिए काफी भयंकर थी। कुछ समय बाद विक्की शिखा के बहुत करीब आ जाता है और शिखा भी अब विक्की को नहीं रोकती। ऐसे ही अब सुबह होती है, जहां शिखा खुद को विक्की के साथ एक बिस्तर पर पाती है और ये देखकर शिखा खुद से कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? विक्की, ये क्या किया तुमने? क्या शिखा, आजकल ये नॉर्मल है यार। शिखा बेचारी उसके प्यार में इतनी पागल थी कि वो उसकी बात को मान जाती है और अब वो तैयार होकर कॉलेज जाती है, जहां वो देखती है कि सभी कॉलेज के लोग उसको बड़ी गंदी निगाहों से देख रहे थे। ये देखकर शिखा को कुछ समझ नहीं आता और वो नजरें झुकाए अपने क्लासरूम में जाती है, जहां उसकी फ्रेंड नीतू उससे कहती है, शिखा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या? मैंने क्या किया नीतू? नीतू अब अपने फोन में विक्की के साथ खींची हुई फोटो उसे दिखाती है, जहां वो देखती है कि विक्की ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा है। ये देखकर शिखा को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत विक्की के पास जाती है। विक्की, विक्की, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फोटो लेने की और उसको यूं इस तरह पूरे कॉलेज में फैलाने की? विक्की अब अपने हाथ को शिखा के चेहरे पर फेरता हुआ उससे कहता है, डार्लिंग, याद करो, तुमने पूरे कॉलेज के सामने मेरे चेहरे पर तमाचा मारा था, तो उसका बदला तो लेना ही था। मैं जानता था लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी उसका प्यार होता है और इसीलिए पहले मैंने तुम्हें दोस्त बनाया, उसके बाद मैंने तुम्हें प्रपोज किया और फिर विक्की की बात सुनकर शिखा को एक गहरा सदमा लगता है और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके बाद वो रोते हुए वहाँ से अपने घर चली जाती है। कुछ समय तक शिखा कॉलेज नहीं आती और इसी को ध्यान में रखते हुए नीतू उसके घर जाकर शिखा को समझाते हुए कहती है, शिखा, जो तेरे साथ हुआ आगे किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है, इसीलिए तू अपने साथ हुए इस घिनौनी हरकत का बदला ले। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी गवाह बनके तेरे साथ खड़ी हूँ। जा, उस रईसजादे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा। नीतू की बात सुनकर शिखा में हिम्मत आती है और शिखा पुलिस स्टेशन में जाकर विक्की के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है, जहां सबूत के तौर पर नीतू पुलिस को वही फोटोज दिखाती है और खुद गवाह बनती है। जिसके बाद पुलिस विक्की को अरेस्ट कर लेती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे देखकर शिखा उससे कहती है, तो मिस्टर विक्की भानुशाली, देखो, तुम आज जेल के पीछे हो। अपने बदले की आग में तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल की, उसके आगे तो ये सजा कुछ भी नहीं है। सोचो, अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती तो क्या तब भी तुम अपनी बहन को यही कहते कि तेरे साथ जो हुआ सही हुआ? विक्की उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपनी गर्दन झुकाए खड़ा रहता है। कुछ समय बाद विक्की को इस घिनौनी हरकत की सजा मिलती है, पूरे 7 साल की। मुआवजे के तौर पर उसे शिखा को 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं और इस तरह अब शिखा लड़कियों के लिए एक मिसाल बनती है और एक बार फिर वो गर्व से सर उठाकर कॉलेज आना शुरू करती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है। निहारिका अपनी माँ शीला और पिता कैलाश की एक लौती संतान थी, इसीलिए वो दोनों हमेशा अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। इसी के चलते एक शाम
निहारिका अपने बॉयफ्रेंड मयंक के बारे में बताते हुए अपने माता पिता से कहती है। पापा, मैं एक लड़के से बेहद प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज आप उसके लिए मान जाओ। आप एक बार उससे मिल लो, उसे देख लो और कोई मौका नहीं मिलेगा उसे नापसंद करने का। हमें बोलने का मौका दिए बिना ही तुमने सब बोल दिया। अरे बेटा, हमने हमेशा तेरी खुशियों को प्रायोरिटी दिया है और हमें ये भी पता है कि तुम बहुत समझदार हो। हाँ, इसलिए तुमने अगर किसी लड़के को चुना है तो जरूर उसमें कोई बात होगी, इसलिए तुम एक बार उसे घर बुलाओ। हम अच्छे से उससे बात करते हैं, जानते हैं कि लड़का कैसा है, परिवार कैसा है। हाँ, और सब ठीक रहा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है अपनी बेटी का हाथ देने में। ओ माँ पापा, आप कितने अच्छे हो। चलो मैं जल्दी से मयंक को बता के आती हूँ। निहारिका अपने माता पिता से बात करने के बाद मयंक से मिलने जाती है, जहाँ वो एक कैफे में मयंक से गले मिलकर खुशी से झूमते हुए उसे बताती है। मयंक, मयंक, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने माँ पापा से बात कर ली है, वो तुमसे मिलने के लिए मान गए हैं। अरे वाह, चलो फिर अब बारात के स्वागत की तैयारी करना। वो सब कुछ बाद में, पहले तुम मेरे माँ पापा से तो मिल लो, उन्हें इम्प्रेस करो, फिर मिलेगी तुमको ये लड़की। इम्प्रेस? अरे फिदा है मेरे पर। क्या बोल रहे हो मुँह मुँह में? यही कि ऐसा इम्प्रेस करूंगा कि तुम्हारी जगह तुम्हारी मम्मी तैयार हो जाएंगी मेरे से शादी करने के लिए। हा 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 हा, वेरी फनी। चलो अब कॉफी ऑर्डर करते हैं। कुछ देर मयंक के साथ बातें करके और कॉफी पीकर अपने घर आती है और अगले दिन मयंक घर आने को था, जिसके लिए निहारिका की माँ अच्छे से सब तैयारी करवाने के बाद खुद भी बहुत अच्छे से तैयार होकर नीचे हॉल में आती है और उसको देखकर कैलाश कहता है। अरे मोहतरमा, आप क्यों इतना सच धज के आ गई? आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड आ रहा है, आपका नहीं। आप भी ना, मेरा होने वाला दामाद घर आ रहा है तो उसकी सास क्या ऐसे ही साधारण बन के बैठी रहेगी? इतने में ही निहारिका तैयार होकर नीचे आती है और अपनी माँ को देखकर कहती है। अरे वाह माँ, आज तो आप मेरी माँ की जगह बड़ी बहन लग रही हैं। इतना श्रृंगार किस लिए? दामाद को पटाने का इरादा है क्या? दामाद तो पहले ही पटा हुआ है तुमसे। अच्छा चलो, मयंक आता ही होगा, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने तो अभी तक मयंक का नाम बताया ही नहीं था माँ पापा को, तो माँ को कैसे पता चल गया? कहीं मैंने बताया हो या मैं भूल गई हूँ। निहारिका इतना सोच ही रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजती है और निहारिका भागते हुए जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मयंक हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए आया था और वो कहता है। देखो मैं आ गया। हाँ हाँ, अब अंदर आ जाओ और थोड़ा डिसेंट से चल कर आओ। अरे बाबा, तुम चिंता मत करो और चलो यहाँ से अंदर। निहारिका मयंक को लेकर अंदर आती है और अपने माँ बाबा को मयंक के बारे में परिचय देते हुए बताती है। माँ पापा, ये मयंक है। मयंक, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा। बैठो बेटा। मयंक और कैलाश बैठकर बातें करने लगते हैं। इतने में शीला और निहारिका सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। शीला चाय का कप देते हुए मयंक से कहती है। मयंक, ये लो चाय, चाय पियो और फिर बात करो। आखिर मेरी बेटी के होने वाले पति हो तुम। वाह माँ, आपकी तरफ से मयंक पास है। अब बचे पापा। पापा आप बताओ, आपका क्या फैसला है? बेटा, मेरा फैसला है कि हमें जल्दी ही मयंक के घर वालों से मिल लेना चाहिए। कैलाश की भी हाँ सुनकर निहारिका बहुत खुश थी और मयंक की फैमिली से बातचीत करके वो रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब कुछ ही समय में दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन जब निहारिका विदा होने के वक्त अपनी माँ शीला के गले लगकर रो रही थी तो ये देखकर मयंक कहता है। निहारिका, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसीलिए क्या हम ये विदाई कल कर लें? कम से कम एक रात और निहारिका अपने माता पिता के साथ रह लेगी। प्लीज माँ। मयंक की बात सुनकर उसकी माँ साधना कहती है। ऐसा नहीं होता है मयंक, विदाई तो हर लड़की की होती है और कल भी तो जाएगी ना निहारिका अपने ससुराल, तो आज क्यों नहीं? हाँ माँ जी सही कह रही हैं। आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ना करूं? तुम मेरी पत्नी हो। और माँ प्लीज, आज की रात की बात है, मैं कल सुबह निहारिका को लेकर आ जाऊंगा। मयंक के मनाने पर उसकी माँ मान जाती है और बिना दुल्हन लिए अपने घर चली जाती है। अब उस रात मयंक अपने ससुराल में ही रुकता है, जहाँ रात के समय शीला उनके कमरे में दूध का ग्लास लिए आती है और कहती है। अरे तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? मम्मी जी, आप नहीं आई थी तो हम कैसे सो जाते? मेरा मतलब आज मैंने निहारिका को आपके साथ रहने के लिए ही यहीं रोका है।
तो इसीलिए आज आप इसके साथ सो जाओ, मैं आपके कमरे में पापा के साथ सो जाता हूँ। अच्छा दामाद जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। चलिए फिर मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ। निहारिका तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। शीला मयंक को अपने कमरे की तरफ लेकर जा ही रही थी कि तभी एक खाली कमरे में शीला को खींचकर वो ले जाता है और वहाँ वो उससे कहता है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे, तुमको सामने देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं होता। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे ससुर जी देख लेंगे। दामाद जी हटो। शीला के इतना बोलते ही उस कमरे में किसी के आने की आहट होती है। ये देखकर शीला मयंक को खुद से दूर करके कहती है, ये देखिए दामाद जी, ये कमरा हमने आपके और निहारिका के होने वाले बच्चे के लिए रखा है। जब भी आप उनके साथ हमारे घर आएंगे तो वो यहाँ रुकेंगे। शीला के इतने बोलते ही कैलाश वहाँ आकर कहता है, अरे भाग्यवान, दामाद जी को आज ही सब बता दोगी, उनको आराम करने दो। चलिए दामाद जी, मैं निहारिका के कमरे तक आपको छोड़ कर आऊँ। नहीं, ये आज आपके साथ सोएंगे, निहारिका अपनी माँ के साथ सोएगी। शीला कैलाश संग मयंक को भेजकर निहारिका के साथ सोने चली जाती है। अगले दिन मयंक निहारिका को उसके ससुराल लेकर जाता है, जहाँ साधना अपनी बहू की आरती उतारकर उसका स्वागत करते हुए कहती है, बहू अब आ गई हो तो तुमको जाने नहीं दूंगी अब तुम्हारे मायके। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं भी बार बार अपने मायके नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी जिम्मेदारियों का अच्छे से पता है, जो मेरी इस घर की तरफ बनती है। बस मुझे अपनी बहू से यही उम्मीद थी। चलो अब अंदर आओ। तुम मायके नहीं जाओगी तो मैं शीला से कैसे मिलूंगा? मायके तो मैं तुमको हर दूसरे दिन लेकर जाऊंगा। निहारिका को ससुराल में आए 1 हफ्ता हो चुका था और अब वो अपने ससुराल में अच्छे से ढल गई थी। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही एक शाम जब साधना और निहारिका हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे, तब मयंक आता है और वहाँ आकर निहारिका से कहता है, निहारिका तुमको मायके की याद आती होगी ना? सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। माँ जी मुझे इतना प्यार देती है ना कि माँ की कमी महसूस ही नहीं होती। बाकी जब कभी मुझे याद आ जाता है तो वीडियो कॉल कर लेती हूँ। वीडियो कॉल से क्या होगा? चलो मैं तुमको तुम्हारे मायके ले चलूं। अरे लेकिन क्यों? मुझे नहीं जाना, और अभी तो 1 हफ्ता हुआ है शादी को, मायके के चक्कर लगाते घूमूं क्या? सही कहा बहू ने। अरे जब उसको नहीं जाना तो तू जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अरे सासू माँ का फोन आया था कि उनको निहारिका से मिलना है, रो पड़ी थी वो कॉल पर। बाकी फिर भी तुम्हें नहीं जाना तो कोई नहीं। बहू ऐसा कर, जब मिला, माँ का दिल है, बेटे के बिना उदास तो हो ही जाता है। ठीक है माँ जी, आप रुकिए जरा, मैं अपना पर्स ले आऊँ। निहारिका कमरे में जाकर अलमारी खोलकर अपना पर्स निकालती है। तभी उसकी नजर अलमारी में एक नीचे बने ड्रॉर पर जाती है और वो जब उसे खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ ही पलों में वो पर्स लेकर नीचे आती है और मयंक के साथ अपने मायके जाती है, जहाँ मयंक और निहारिका को देखकर शीला और कैलाश कहते हैं, अरे दामाद जी और निहारिका, अच्छा किया तुम आ गए। मुझे बहुत याद आ रही थी अपनी बच्ची की। अच्छा किया बेटी, आ गई। याद तो मुझे भी मतलब निहारिका को भी आ रही थी आप दोनों की। मुझे या आपको? वो भी माँ की? अच्छा जी, अब सास दामाद का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि बेटी से ज्यादा दामाद जी उसकी माँ को याद करते हैं। हाँ पापा करेंगे ही याद, माँ को मुझसे पहले से जो जानते हैं। इतना बोलकर निहारिका मयंक और शीला की वो सारी फोटोज हवा में उड़ाती है जो उसे अपने ससुराल में मयंक की अलमारी से मिली थी। कैलाश अपने दामाद और अपनी पत्नी की साथ में तस्वीरें देखकर हैरान था, तो वहीं शीला ये सब देखकर घबराते हुए कहती है, ये सब? ए जी मेरी बात सुनिए। क्या सुने पापा माँ? अरे क्यों किया आपने ऐसा? आपका और मयंक का पहले से रिश्ता था, आपने पापा को तो धोखा दिया ही दिया, साथ ही अपनी सगी बेटी को भी नहीं छोड़ा। कहीं आपने अपने फायदे के लिए ही तो मयंक को मेरी जिंदगी में नहीं भेजा था, ताकि शादी करने के बाद मैं जब भी मायके आऊँ तो आपका मौका लग जाए और आपका अफेयर चलता रहे। मुझे माफ कर दे बेटी, मयंक से जब मैं मिली तो मुझे पता नहीं चला कि कब मुझे उससे प्यार हो गया, और उसको अपने पास रखने के लिए मैंने उसे तुम्हारे पीछे लगाया ताकि तुम दोनों की शादी हो तो उसके बाद भी ये मेरे करीब रहे। लेकिन इस चक्कर में मैं ये भूल गई कि मैंने अपनी ही बेटी को अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर लिया। इतना बड़ा धोखा! निकल जाओ मेरी जिंदगी और इस घर से। और ये घटिया लड़का जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करी, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मयंक और शीला के अफेयर के सामने आने पर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कैलाश आसानी से उन दोनों को जाने देने की बजाय
दोनों पर धोखाधड़ी का केस करता है, जिसके बाद वो दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे होते हैं और उनके चर्चे पूरे शहर में होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।